नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, कुछ महीने पहले की बात है। भारतीय जनता पार्टी से एक नया मूल मंत्र निकला था और वो मूल मंत्र था मिट्टी में मिला दूंगा। ये योगी आदित्यनाथ जी ने किसी संदर्भ में कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न रूप हमें देखने को मिले हैं। उन रूपों के अंदर एक नया रूप अब दिल्ली में हमें देखने को आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश, उनका एक ऐतिहासिक फैसला दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है उसको क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में था। और विस्तार से उसके अंदर बहुत सारे जो मुद्दे थे उस पर डिस्कशन हुए। और ये 5 विद्वान जो जजेस थे, उनका यूनानिमस फैसला था। ऐसा नहीं कि उसमें कोई एक डिसेंट नोट था, ऐसा नहीं है कि 3-2 या 4-1 नहीं था। ये 5-0 से जजमेंट था। तो भारत के इतिहास में इस किस्म के फैसले बहुत कम होते हैं जो भारत की दशा और दिशा को प्रभावित करते हैं। लेकिन यह फैसला केंद्र सरकार को रास नहीं आया। चूंकि मेरी लॉ की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, लिमिटेड है, तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा कौन सा आजाद भारत में मौका आया है जब एक बड़ी संविधान पीठ, 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला केंद्र सरकार ने आधी रात को अध्यादेश के द्वारा, ऑर्डिनेंस के द्वारा बदल दिया गया हो। हालांकि इसको भी चुनौती दी जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें लोकतंत्र के अंदर परंपराओं पर चलती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कानून से चलती हैं, रूल ऑफ लॉ से चलती हैं, संविधान की मूल आत्मा से चलती हैं। और आज मुझे हैरानी तब हुई कि टेलीविजन पर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां तक बोल गए कि संविधान सभा ने जो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 5 जजों की थी, जब इन्होंने जजमेंट दिया दिल्ली के बारे में, तो ये जो मूल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके साथ भी छेड़छाड़ हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने बड़े विद्वान हैं कि वो इस बात का फैसला कर सकते हैं कि संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ हुई है, और वो 5 विद्वान जो जजमेंट दे रहे थे उन्हें नहीं पता था कि वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन हां, प्रहार बहुत कड़ा है। आधी रात को एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या हुई है, संघार हुआ है। ये मैं कह सकता हूं अपने शब्दों में, संवेदनशीलता के साथ। क्योंकि फिर वो मूल मंत्र आता है, मिट्टी में मिला दूंगा, कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, किसी इंस्टीट्यूशन की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि जो फैसला मैं दे रहा हूं वही फाइनल है। प्रधानमंत्री जी G7 की मीटिंग में जाते हैं टोक्यो में और कहते हैं कि हमारा मूल मंत्र कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन भारत में जो इस समय चल रहा है वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट है, वो कोऑपरेशन नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 प्रबुद्ध विद्वान मौजूद हैं और तीनों इस क्षेत्र के संविधान को अच्छे ढंग से जानते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका जो मूल मंत्र है, जो मूल आत्मा है, उसको पहचानते हैं। मैं स्वागत करूंगा वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए सर। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर एस एन साहू का, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायणन साहब के ओएसडी भी रहे हैं, उनके प्रेस सचिव भी रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है, आप संविधान के विशेषज्ञ भी हैं। और मैं स्वागत करूंगा दादा गौतम लारी जी का, बहुत वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के भूतपूर्व चीफ भी रहे हैं। दादा, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूं। अरविंद जी, ये सारा मुद्दा, आधी रात को अध्यादेश और संविधान पीठ का फैसला पलट दिया जाता है, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप किस रूप से देखते हैं? ये कितना बड़ा प्रहार है और एक्चुअली देखा जाए तो हमारी लोकतंत्र के लिए शायद एक बड़े खतरे की घंटी है। अरविंद कुमार जी। देखिए, आपने मुझसे शुरू कर दिया। मैं तो चाहता था कि पहले साहू साहब का सुने, इनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। मैं एक जर्नलिस्ट के नज़रिए से मैं इस चीज़ को देखना समझना चाहूँगा, मतलब बताना चाहूँगा अपनी बात है कि केजरीवाल की जो विजय हुई है उसके बाद से जो घटनाक्रम चल रहे हैं वो उसका एक्सट्रीम है। ये पूरी जो घटना है, अध्यादेश अध्यादेश इस पर ले आना,
क्योंकि सरकार का जो अध्यादेशों का एवरेज है वो हर साल 10 का है। पहला ही जो अध्यादेश आया था वो, अगर आप गौर करेंगे, वो आया था ट्राई के फॉर्मर चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने के लिए, वो भी ऑर्डिनेंस ही आया था और काफी उस पर विवाद हुआ था। उसके बाद जो तीनों कृषि कानून है, अगर आप गौर करेंगे तो अध्यादेश, बहुत सारे ऐसे अध्यादेश आए। अध्यादेश जिस तरीके से आए हैं, लाए गए हैं, उनमें से अधिकतम ऐसे हैं जिनको अगर कहा जाए कि अध्यादेशों के ले आने की जो एक संवैधानिक अपेक्षा होती है उसको पूरा नहीं करते। अगर आप एक एक पर आएंगे तो मैं एक एक पर उसको सवाल, क्योंकि खेती बाड़ी जैसे विषय जो कि स्टेट के सब्जेक्ट के हैं, उन पर व्यापक कंसल्टेशन की जरूरत है। उसको आप 3 अध्यादेश ले आकर के, और उसके बाद जिस तरीके से वो पारित होता है और फिर आपको वापस लेना पड़ता है, उसी पर कितना बड़ा आंदोलन होता है यहाँ से लेकर के। और ये अध्यादेश जब संविधान पीठ ने जब फैसला किया, तो अगर आप उस दिन के ट्वीट देखें तो ट्वीट क्या थे। ट्वीट में जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनका ये कहना था कि साहब, दिल्ली में अब ट्रांसफर और पोस्टिंग की एक नई इंडस्ट्री खुल जाएगी। तो अगर आप गौर करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री, वो राज्य जहां मिनरल नहीं है, जहां और चीजें नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, उत्तर प्रदेश में पिछले काफी वर्षों से ये कहा जाता है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग एक इंडस्ट्री है। तो कहा कि ये इंडस्ट्री खुल जाएगी, और साहब वो बहुत सारी बातें कही गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी उसी बीच में आ गया कि साहब वो मतलब जो नर्मदा आंदोलन की नेता है मेघा पाटकर जी, उनके पिटाई वगैरह भी एक वीडियो आ गया जिसमें उन्होंने वहां की अदालत को लिखा था कि साहब, मैं संवैधानिक पद पर हूं, इसलिए जो मुकदमा चल रहा है वो खत्म कर दिया जाए वगैरह वगैरह, ये बातें की आ गई। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर नहीं कहना चाहता, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में अब तक बनाए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स में सबसे हल्के आदमी है। हल्के आदमी इसलिए क्योंकि यहाँ जो लोग बने, आप झा जी जो कि पहले उनको कमिश्नर कहा जाता था, चीफ कमिश्नर, वहां से लेकर के अब तक जो लोग बने, या तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं पर काफी बड़े ओहदों पर रहे लोग थे, या जानकार अच्छे खासे ऐसे लोग रहे जिन पर कभी कोई, लेकिन कोई ऐसा आया हो जो कि किसी आंदोलनकारी की मारपीट का भी मुकदमा जिस पर चल रहा हो, ये तो पहले व्यक्ति हैं। इसलिए इस पर ज्यादा अगर आप करेंगे वो नहीं, लेकिन उनका जो रोजमर्रा का रवैया है, एक मनोनीत उपराज्यपाल का रवैया एक निर्वाचित मुख्यमंत्री से, चाहे वो कमजोर का क्या भाई, कमजोर का आप कैसे कहें। दिल्ली की विधानसभा को केवल 3 मामलों में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, बाकी तो बाकी विधानसभाओं जैसा ही है, ठीक है ना। और उसमें भी जब महानगर परिषद थी विधानसभा के पहले, तो बल्कि साहू जी ज्यादा बताएंगे, महानगर परिषद में भी अगर कानून व्यवस्था पर चर्चा होती थी, कानून लॉ ऑर्डर पर, तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को वहां जाना पड़ता था, हाउस में भी जो है, ऐसा नहीं है। और विधानसभा में तो मैं ऐसी घटनाएं जानता हूं जिसमें गवर्नर को बुलाया गया। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा, जो मुझे फॉर्मर स्पीकर चौधरी प्रेम सिंह जी जो अब नहीं है, वो उनके दौरान एक घटना घटी। क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ये काफी महत्वपूर्ण पद हैं हमारे संसदीय तंत्र में। तो चौधरी प्रेम सिंह के, चूंकि आप जानते हैं दिल्ली की जो नौकरशाही वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही नियंत्रित करता है, और जिसका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है सीआर जिसका लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखेगा, तो स्वाभाविक है कि पूरी नौकरशाही उसके इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है ना। अब अगर आप उस संदर्भ में देखेंगे अदालत के, सर्वोच्च अदालत के फैसले को, तो उन्होंने संभवतः सारे पक्षों का अध्ययन करने के बाद ये कहा, क्योंकि जब आपको प्रशासन चलने का एक जिम्मा मिला हुआ है और अधिकतम चीजों को आप कर रहे हैं 3 को छोड़ के, और तीनों में ये जो आप लॉ ऑर्डर की बात को ले लीजिए, या लैंड को ले लीजिए, या जो इससे पुलिस की बात है, तो ये तो ऑलरेडी इनके पास है। और जो जिसको लुटियन जोन हम बोलते हैं, उसके लिए एक अलग एजेंसी है, एनडीएमसी। हाँ,
वो जो होम मिनिस्ट्री के ही अंडर में, साहू जी जानते हैं, आप लारी दादा जानते हैं कि ये ऑलरेडी एक डेडिकेटेड एजेंसी है जो काम कर रही है। तो ये जो एलजी साहब का जब से, तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लग रहा है कि ये सारे पक्षों को देखा कि ये रोज रोज का झगड़ा टंटा कम से कम जो ब्यूरोक्रेसी के लेवल के तबादले और पोस्टिंग वगैरह ये सब है, ये उनके दायरे से बाहर होके ये शक्तियां जो है, मतलब एक निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए। अब अगर आप उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे दांव पेच चले हैं। मैं यहाँ वो एक उदाहरण देना चाहूंगा, प्रेम सिंह जी वाला बता रहा था जो, उस दौरान क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विधानसभा के 21 अधिकारियों के तबादले कर दिए। अधिकारियों के तबादले कर दिए कि आप जानते हैं कि विधानमंडलों में अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब किसी विधानमंडल का किसी विधानसभा का बगैर विधानसभा अध्यक्ष की जानकारी के ये तबादले कर दिया है। और वो बजट सेशन चल रहा था, तो प्रेम सिंह जी ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इतने बड़े, राष्ट्रपति से भी बड़े हो गए हैं कि वो हमारे ही स्टाफ को तबादला करते समय, मतलब स्पीकर के स्टाफ को तबादला करते समय वो हमें जानकारी भी नहीं दे रहे हैं और साहब ऑर्डर निकाल दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अशिष्ट बात है। तो आप उनको बता देना कि ये जो बजट है ना, ये पास हो जाएगा, लेकिन वो कोई पत्रावली में नहीं भिजवा रहा हूँ उनके पास, और आप सबकी तनख्वाहें रुकेंगी जो है। ये बाकायदा सच घटना है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेम सिंह जी ने मुझे बताया था। अगले दिन चीफ सेक्रेटरी साहब आए, बोले साहब वो वापस हो गए हैं सारे के सारे। तो देखिए, ऐसा शक्ति विहीन का जो एक तमगा लगा हुआ है, एक निर्वाचित सरकार है वैसे ही जैसे बाकी जगहों की है। तो ये जो रोज रोज का जो बंधु जो झंझट है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये बात कही थी, क्योंकि बहुत सारी व्यवहारिक चीजें भी होती हैं। आप देखिए, हम आप संवाद कर रहे हैं, उसमें एक टेक्नोलॉजी एक पक्ष है। अगर मान लीजिए वो कहीं कमजोर होता है तो हम संवाद नहीं कर सकते। तो वहां भी है कि मुख्यमंत्री जो कि निर्वाचित है, आप उसकी ठीक इसी तरीके से इसके पहले जो विधानसभा में आप उठा के देखिए कि दिल्ली सरकार की सलाह के विपरीत होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को मर्ज कर दिया। इसके पहले जो है ये कहा गया कि अच्छा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 कॉर्पोरेशन होने चाहिए, 1 से 3 हुआ साहब, और 3 से 1 केवल इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि 3 होने पर कहीं ऐसा ना हो कि 2 कॉर्पोरेशन आम आदमी पार्टी के पास आ जाए, हमारे पास 1 ही रहे। लेकिन हुआ उल्टा, और यहां तक हो गया कि आप देख लीजिए, कैबिनेट के बगैर फैसले की, माने कैबिनेट की सलाह बिना किए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कॉर्पोरेशन में भी मेयर प्रयास यही किया कि उनका बन जाए, भाजपा का बन जाए। उसके लिए उन्होंने कई लोगों को और भी मनोनीत भी कर दिया बगैर उसके। अब अभी वो भी चल रहा है कि एक निर्वाचित सरकार जहां बैठी हो, बगैर उसकी सलाह मशविरे के आप किसी को भी अपॉइंट कर देंगे क्या? तो फिर तो ऐसा है कि आप इसको विशुद्ध रूप से इसकी विधानसभा को खत्म कर दीजिए। फिर तो यही है कि ये निर्वाचन का नाटक किस लिए है, जब 66 विषयों में से 3 को छोड़ के बाकी सब में आप कानून बना सकते हैं, बाकी चीजें हैं। बस ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फैसला हुआ है, ये जो अध्यादेश है, इसको लेकर के जो आने वाला जो मानसून सत्र है, उसमें अपोजिशन के लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये अध्यादेशों की जो पूरी राजनीति चल रही है, जिस तरीके से मनमाने तरीके से चीजें चल रही हैं, वो उसी की एक परिणत है। और ये आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। अदालत भी इग्नोर नहीं करेगी, सर्वोच्च अदालत है, वो इग्नोर करेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि मैं एक बात और कह के खत्म करूंगा, क्योंकि नियम और परंपरा, आपने लोकसभा में पूरे 5 साल जो है लीडर पोजीशन नहीं बनाया, पिछले बार अभी नहीं बना कोई। क्यों साहब? कि 3 संख्या, अरे आपने 3 पर रहे हो भाई। दिल्ली विधानसभा ने उसी परंपरा पर 3 लोगों पर, जब पिछले बार 3 लोग थे इनके एमएलए, तब भी इनका लीडर अपोजिशन रहा। बात समझ रही है? काम भी तो केजरीवाल कर सकते थे ना, क्या दिक्कत थी कि साहब ये तो 10% होना चाहिए ना, 10% में तो अब जाकर के पूरा हुआ है ना। तो 5 साल, तो ये बहुत सारी चीजें हैं मुझे लगता है, क्योंकि दादा बैठे हुए हैं, साहू जी हैं, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। मुझे लग रहा है कि ये इसको लेकर के जो न्यायपालिका
और विधायिका के बीच में एक गहरा टकराव होना है और ये सामान्य मामला नहीं है, ये ऐसा लगता है।